Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम मैटलैब में डीएफटी यानी कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई सिग्नल है और उसका हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो उसके जो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसको कैसे हम प्लॉट करते हैं। और दूसरा ये चेक करने के लिए भी हम डीएफटी यूज़ करेंगे कि एक सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी की इक्वेशन है जिसमें एक्स ऑफ एन आपका जो इनपुट सिग्नल या फिर सीक्वेंस होगा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है e⁻−j2 पाई डिवाइडेड बाय एन के एन के साथ, और समेशन एन इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक होगा, राइट। और इसकी आउटपुट जो है वो k पे आएगी, तो k की वैल्यू भी 0 से लेके n-1 तक है। तो ये जो इस वक्त आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है ये n पॉइंट डीएफटी की है। मतलब ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ डीएफटी आएंगे वो n होंगे, 0 से लेके n-1 तक, तो टोटल n। अब हम इस इक्वेशन को मैटलैब में कैसे लेके जाएंगे, उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इस इक्वेशन के लिए लाजमी है कि आपका जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू x ऑफ n, मतलब लेंथ ऑफ x के इक्वल या उससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अगर n x की लेंथ से कम हुआ तो फिर आप एरर जनरेट करवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए ये मस्ट है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम डीएफटी के लिए एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो मैं यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाने के लिए एक नई एम फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नई एम फाइल ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम डीएफटी का फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन फाइल बनाई है मैंने, जो कि माई डीएफटी के नाम से है। तो मैं यहाँ पे इसका कीवर्ड जो फंक्शन का है वो लिखता हूँ, और जो मैंने फंक्शन की फ़ाइल का नाम रखा है वही फंक्शन का नाम माई डीएफटी, और इसमें इनपुट क्या आएगा x, और इसके अंदर एक और इनपुट आएगा कि आपने कितने पॉइंट्स की डीएफटी फाइंड करनी है, और इसकी आउटपुट पे x हम लेके चले जाएंगे। तो इसके बाद हम इसका एंड कर देते हैं। तो ये फंक्शन, इसको सेव करवा लेते हैं। तो ये फंक्शन फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये चेक करते हैं कि हमारा जो n है, जो जितने पॉइंट्स की हमने डीएफटी फाइंड करनी है, वो लेंथ ऑफ सिग्नल से कम तो नहीं है। अगर कम है तो हमने एरर जनरेट करवा देना है। तो मैं यहाँ पे l पहले फाइंड करता हूँ। l क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ सिग्नल, लेंथ ऑफ x हमारे पास l है। और फिर बाद में मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये n जो है वो l से स्मॉल तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं इफ एल्स की कंडीशन यूज़ करता हूँ। इफ़ n इज़ लेस देन l, तो एरर एक जनरेट हो जाए, एरर जनरेट होगा, और उसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ x, ठीक है। तो ये एरर की जो स्ट्रिंग है ये लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये पास होगा, तो मतलब अगर यूज़र ने n की वैल्यू x से छोटी दी है तो ये चीज़ पास ही नहीं होगी, तो ये एरर आ जाएगा एक किस्म का। तो ऐसा करते हैं कि इसके दौरान जो है ना, अब क्या होगा, अब अगर फ़र्ज़ करें यूज़र ने n बड़ा दे दिया, x से बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो आप देख रहे हैं इक्वेशन में कि इक्वेशन में तो डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे होगी, किस तरह होगी, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अगर n बड़ा दे दिया तो अब n ज़्यादा होगा और x में उतने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है नहीं, तो फिर यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि जब भी ऐसा कोई इवेंट आए जिसमें n ग्रेटर देन लेंथ ऑफ x हो, तो हमें x का साइज़ भी उतना ही करना पड़ेगा जितना n है, ठीक है। मतलब x के एंड में आपको ज़ीरोज़ इम्बेड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो x को आपने पहले यहाँ पे ज़ीरोज़ इम्बेड इसमें कर लेने हैं। मैं ज़ीरोज़ इम्बेड कैसे करते हैं जी, ज़ीरोज़, और कितने ज़ीरोज़ इम्बेड करने हैं आपने यहाँ पे 1, इसकी रो तो एक ही होगी, और n-l आपने इसमें ज़ीरोज़ इम्बेड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितने n से जितने कम है वैल्यूज़, तो उतने आपके ज़ीरोज़ इम्बेड हो जाएंगे एंड में, ठीक है। तो इसके फ़ौरन बाद हम अब ऐसा करते हैं कि आप इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो x है, जो कैपिटल X आपको नज़र आ रहा है, वो एक्चुअली क्या है, वो है कि हमारा जो डीएफटी के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हम x कह रहे हैं, ठीक है। और x की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो k होगी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये k जो है वो 0 से लेके n-1 तक जा रहा है, मतलब टोटल इसकी जो लेंथ है वो n है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्योंकि 0 से n-1 है, तो इसकी लेंथ
n ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे x को भी इनिशलाइज कर लेता हूँ विद 0 वेक्टर और 1 कॉमा n, इसकी लेंथ n ही है। और साथ ऐसा करते हैं कि अब देखें, अब स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो जो आउटपुट है आपकी वो k पे है, उसका इंडेक्स k है, जो हमेशा समेशन हो रही है वो n पे हो रही है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके पास जो आउटपुट के लिए जो लूप यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो हम लूप यूज़ करेंगे k इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू 0 से लेके n-1, और इंटरनल लूप कौन सा होगा जो कि n पे चलेगा। ठीक है, n इक्वल टू 0 टू n-1। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे एंड भी कर देता हूँ, ये एंड भी हो गया। ठीक है, अब अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले x ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल के साथ। ठीक है, तो x ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल को लिखने का तरीका है exp का फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसके लिए, तो -j मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, -j 2 पाई k n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और साथ ही ये समेशन भी हो रहा है बार बार। तो समेशन किस तरह हो रहा है, समेशन इस तरह हो रहा है कि ये प्रीवियस k में ऐड भी होता रहेगा। ठीक है, k स्मॉल में कर देता हूँ, k में ऐड भी होता रहेगा, और ये प्रीवियस k यहाँ पे भी आ गया, और आउटपुट भी आपकी k पे x ऑफ k पे आ रही है। अब मैटलैब का एक इशू है कि आपने, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स ये k की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है और n की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट की है, और आपके जो वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, वो एक है x स्मॉल x जो आपका इनपुट सीक्वेंस है, और ये एक कैपिटल X है जो कि आपका DFT की आउटपुट है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हैं, और मैटलैब क्या करता है, मैटलैब में जो इंडेक्स है वो स्टार्ट 1 से होता है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे जैसे ही आपकी k की वैल्यू 0 इस जगह पे जाएगी तो एरर आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको k+1 कर रहा हूँ ताकि एरर ना आए। राइट, तो यहाँ पे n+1 आ गया। ठीक है, तो मैटलैब के इश्यूज़ की वजह से हमने यहाँ पे n+1 किया। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये अब फंक्शन बन गया। ठीक है, इस फंक्शन को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि कहीं उसमें एरर वगैरह तो नहीं है। तो देखिए माई DFT है, लेंथ भी हमने दे लिया है, अगर n l से कम हुआ तो एरर जनरेट हो जाएगा, और अगर n l की इक्वल है तो ये देखें दोनों 1 - 1 0, मतलब कोई भी जीरो ऐड नहीं होगा इसके अंदर। और अगर x ज़ीरोज़ और 1 n, मतलब आपने x को पहले से इनिशियलाइज़ करवा लिया है विद 0 वेक्टर, ताकि क्योंकि हर दफ़ा आप यहाँ पे x के अंदर प्रीवियस x को भी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ताकि एरर ना आए। ठीक है, और ये था आपके पास जिसमें आप DFT कैलकुलेट कर रहे थे। राइट, इसको अब जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसमें जाके यूज़ करते हैं। अब इसमें यूज़ करने के लिए हम पहले जिस सिग्नल का हम फाइंड करना चाहते हैं DFT, पहले वो मेंशन करते हैं। मैं यहाँ पे f इक्वल टू 500 fs इक्वल टू 500, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मैंने 500 रखी हुई है, और t जो टाइम एक्सिस, एक्चुअली मैं साइन एक सिग्नल बना रहा हूँ और उसकी मैं DFT कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो t इक्वल टू 0 से लेके और 1/fs का स्टेप लेते जाते हैं, और 1 - 1/fs, ये मतलब एक सेकंड का मैंने असल में टाइम बनाया था यहाँ पे, लेकिन उसमें से मैंने 1 - fs इसलिए माइनस किया क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि t के अंदर टोटल 500 पॉइंट्स ही आए, इसलिए मैंने एक स्टेप उसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि अपना x सिग्नल बनाते हैं जो कि डिपेंड कर रहा है साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एक फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लेते हैं f1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो साइन ये 10 हर्ट्ज़ का होगा, देख लेते हैं 10 हर्ट्ज़ का होता कि नहीं होता। तो मैं 10 हर्ट्ज़ का एक साइन बना रहा हूँ, 2 पाई f1 मल्टीप्लाई बाय t, ये मेरा साइन हो गया। राइट, अब ये साइन इसके साथ कोई ना कोई एम्पलीट्यूड भी दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 पाई f1 t। अब हम इस साइन का फाइंड करते हैं DFT के लिए हमारे पास जो फंक्शन था वो ये था। ठीक है, तो मैं यही फंक्शन ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। हमारे पास जो फंक्शन था उसके अंदर x चाहिए और n चाहिए। n हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, n फर्ज किया यूज़र ने एंटर किया है लेंथ length ऑफ x। ठीक है, बराबर ही शो कर रहे हैं हम n को x की लेंथ के इक्वल, जो हमने x यहाँ पे बनाया है उसी के इक्वल ही रख रहे हैं। देखते हैं क्या आता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं।
और ये कैपिटल एक्स हमारे पास क्या है, जो कि DFT की कोफिशिएंट्स इसमें होंगे। याद रखें कि DFT की जो आउटपुट है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होंगे उसके, क्योंकि हमेशा वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहा है हमारे इनपुट सिग्नल को। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देता है इसका DFT ना। तो DFT की आउटपुट क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके दो तरह के प्लॉट्स होते हैं कि आप या इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम चेक कर लें, या फिर आप इसका फेज स्पेक्ट्रम चेक कर लें। एक्चुअली आपके सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट को तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेन में तो नहीं देख सकते, तो हम ऐसा करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट अलग देख लेते हैं और फेज प्लॉट अलग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे FIGURE, मैं असल में फेज प्लॉट और मैग्नीट्यूड प्लॉट इकट्ठे देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेम यूज़ कर रहा हूँ, स्टेम, और जो x है उसका मैं ABS फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। ये ABS क्या है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए। अब मसला ये है कि आउटपुट ऑफ DFT का हमें एम्पलीट्यूड तो मिल गया, लेकिन ये एम्पलीट्यूड्स किन फ्रीक्वेंसी पे होंगे, मतलब इस फ्रीक्वेंसी डोमेन जो x है, इसका हमारे पास जो x एक्सिस है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर x एक्सिस यानी कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस अगर आपने बनाना है तो उसको हम देखते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ABS ऑफ x कैसे दिखता है। ये देखें, इस तरह नज़र आ रहा है हमारा जो स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम को मज़ीद हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस है वो किस तरह का होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस हमें खुद बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस को मैं कह देता हूँ कि ये FR है, और लिंस स्पेस का मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ जो कि क्या क्रिएट करेगा कि दो रेंजेस के दरमियान लीनियर स्पेस्ड पॉइंट्स क्रिएट करेगा, और नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हमारी मर्जी क्रिएट करेगा। जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि DFT की जो आउटपुट है वो 0 से 2 पाई के दरमियान आती है, और हर दफ़ा वो 2 पाई की पीरियडिक होती है। मतलब DFT की आउटपुट हमेशा 2 पाई की पीरियडिक होती है, और आपको जो माई DFT के फंक्शन से जो x के कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो 2 पाई की पीरियडिक होंगे। मतलब इसमें जो 0 से लेके 2 पाई तक ये आपके पास जो x एक्सिस है वो रखना है आपने, और उसके बाद इस 0 से लेके 2 पाई एक्सिस के दरमियान नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होने चाहिए, वो n होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम FR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो FR को अगेंस्ट ABS ऑफ x अगर हम प्लॉट करें तो वो कैसे दिखेगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, 0 से लेके 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग ही होता है, राइट। तो आप इसको 0 से 2 पाई भी कर सकते हैं। 0 से 2 पाई मतलब, और 0 से 2 पाई का मतलब बिल्कुल वही है जो कि हमारे पास हर्ट्स में, क्योंकि अगर आप 2 पाई में अपने x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रेडियन पर सैम्पल्स में बात कर रहे हैं आप। तो अगर आप इसी को अगर आप हर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर 2 पाई की बजाय FS लिखेंगे, ठीक है। तो FS आपकी क्या है, FS आपकी ऑलरेडी 500 है। तो इसको मैं आप प्लॉट करके देखता हूँ क्या आता है ये देखें। तो 0 से लेके 500 तक इसका x एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। अब बात ये है कि अगर आप इस पे जाके टिक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 10 हर्ट्स, ठीक है। x एक्सिस पे की 10 वैल्यू पर आपकी एक पीक पड़ी हुई है, और गौर करें अगर आप जो आपका सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 ही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने सिग्नल के अंदर मौजूद जो फ्रीक्वेंसी है उसको इन पीक्स के जरिए एनालाइज कर लिया। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 100 कर देते हैं, ठीक है, इसको 100 कर देते हैं, और अब चेक करते हैं। अब ये देखिए, पीक आपकी किस पे आ रही है, 100 पे आ रही है। तो जहाँ पे पीक्स आ रही है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद है, राइट। अगर ये सिग्नल अभी तो आपको नज़र आ रहा है कि ये है मतलब एक साइन है, अगर फर्ज करें ये कंपोज्ड हो दो साइंस के लिहाज से, मैं इस साइन का मैं एम्पलीट्यूड कर देता हूँ 20, और यहाँ पे मैं एक और फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमें वहाँ पर आउटपुट पे दो तरह की फ्रीक्वेंसीज नजर आए, ठीक है। अब मैंने अपने x जो सिग्नल था हमारा उसके अंदर दो साइंस ऐड कर दिए जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, और दोनों साइंस ऐड हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, आपके पास जो दोनों साइंस ऐड हो रहे हैं, पहला साइन था उसकी फ्रीक्वेंसी थी f1, ठीक है, और दूसरा साइन था उसकी फ्रीक्वेंसी थी f2। f1 मतलब 100 हर्ट्ज पे भी आपको पीक नजर आ रही है, और 200 हर्ट्ज पे भी पीक नजर आ रही है, राइट। तो 100 हर्ट्ज पे पीक है और 200 हर्ट्ज पे पीक है। ये जो आगे वाली पीक्स हैं इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। तो f1
100 हर्ट्स और F2 200 हर्ट्स। अब देखें जो F1 वाला साइन है उसके साथ एम्पलीट्यूड 5 है और जो F2 वाला साइन है उसके साथ एम्पलीट्यूड 20 है। तो जी मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? F2 का। ठीक है, तो F2 की पीक बड़ी है और इसी तरह जो एम्पलीट्यूड ऑफ F1 वो छोटी है। अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आपको नज़र आ रहा है वो आपको वैसे नज़र नहीं आ रहा जो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1250 है। ठीक है, इसी तरह इसके साथ एम्पलीट्यूड जो है वो 20 है लेकिन आपको यहाँ पे 200 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी 5000 नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यही वाले एम्पलीट्यूड ही यहाँ पर नज़र आए तो आपको उसके लिए एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। ठीक है, तो DFT का एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो आप भी जब DFT कैलकुलेट करें तो DFT कैलकुलेट करते हुए अपना जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। कैसे? मैं अभी बताता हूँ आपको कि DFT की जो आउटपुट है x, ठीक है, तो उस x को मैं मतलब जब DFT कैलकुलेट करूँ तो उस DFT कैलकुलेट मतलब यहाँ पे भी या नेक्स्ट लाइन में जाके आप 2 डिवाइडेड बाय n, जो आपके पास जो n है, ठीक है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें अपने x को। ठीक है, तो आपका x जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा बाय 2/n। तो ये 2/n क्या है? 2/n DFT का नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ और चेक करते हैं आप, तो अब ये देखिए अब आपके पास जो 100 हर्ट्स है, 100 हर्ट्स पे जो पीक थी उसके साथ एम्पलीट्यूड क्या है? 5, और जो 200 पे पीक थी उसके साथ एम्पलीट्यूड 20 है। बिल्कुल वही, एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई है, राइट। तो इस तरीके से आप जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसको अगर उल्टा करके देखें तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही ग्राफ दिया जाए तो आप इस ग्राफ को यूज़ करके, इस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को यूज़ करके आप ये जो अपना सिग्नल है वो भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि साइन की फ्रीक्वेंसी 100 है और उसका एम्पलीट्यूड 5 है। एक और साइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 है और उसका एम्पलीट्यूड 20 है। दोनों को ऐड कर दो तो यही ही ग्राफ आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो ये था मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम FR और ABS। ठीक है, मैं इसे दोबारा दिखा देता हूँ आपको। तो ये था मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। अब एक और चीज़ होती है एंगल स्पेक्ट्रम, ठीक है, या फेज स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं। उसके लिए आप ABS की बजाय यहाँ पे एंगल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ABS भी प्लॉट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। सब प्लॉट की कमांड में यूज़ कर रहा हूँ, सब प्लॉट 211 और इसी तरह फिर सब प्लॉट 212 आ जाएगा, 212, और यहाँ पे हम एंगल ऑफ DFT कोफिशिएंट्स, राइट। तो इसको चेक करते हैं। तो वहाँ पर दो ग्राफ्स आ गए हैं। अब ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि आपके जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, उनके एम्पलीट्यूड्स क्या है, ठीक है, विद चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहे हैं, जबकि ये बता रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज पर फेजेस क्या है, राइट। तो ये फेज स्पेक्ट्रम है नीचे वाला और ऊपर वाला मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है। तो ओवरऑल ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा और तराश करते हैं इसकी। अब ऐसा है कि जब आप इस ग्राफ को देखते हैं, हम फोकस यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को करेंगे, तो इस ग्राफ पे को देखें तो आपको दो पीक्स ये नज़र आ रही हैं। उसी बिल्कुल अगर आप दरमियान में देखें तो ये 250 है, 250 की इस तरफ जो पीक नज़र आ रही है उसी का ही मिरर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ से अगर चलें तो आप पहली पीक 100 पे आती है, यहाँ से करें तो -100 अगर करके देखें तो पहली पीक यहाँ पर आ रही है और बिल्कुल सेम है, ठीक है। यही दो पीक्स एक किस्म की मिरर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, आपको पता है कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या है? वो है कि आप FS अपनी हमेशा सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम से ज़्यादा रखें, ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो 2 टाइम से ज़्यादा रखें तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपनी जो FM है, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो हाफ FS से कम ही आपको नज़र आएगी, उससे ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। मतलब आप 250 से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी सारी की सारी देख सकते हैं अपनी, ठीक है। तो वो आपकी वैलिड फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो ये चीज़ आपके पास उसका मिरर आ रही है। अब यही 0 से लेके 500 तक ये वाला पैच है, इसी तरह 500 से लेके 1000 के दरमियान भी यही पैच होगा, ठीक है। और यही केस हमारे पास फेज स्पेक्ट्रम में होगा। अब ये इस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे करते हैं कि इसको 0 से 500 की बजाय इसको -250 से 250 कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या? होगा ये कि आपके पास जो 0 है वो सेंटर में आ जाएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सेंट्रलाइज्ड पोजीशन है, इसके इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और इस तरफ जो है ना वो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, जो कि वो ज़्यादा अच्छा तरीका है देखने का, विजुलाइज करने का।
तो हम ऐसा करते हैं कि पहले तो यहाँ पे जाके आप क्योंकि आपने जो एक्स एक्सिस अपना जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस अपना बनाया है, जिसको अब मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, उसमें आपको 0 से लेके एफ एस लिखें या फिर 0 से लेके एफ एस बाई टू, सॉरी एफ एस माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू लिखते हैं, एक ही बात है, ये भी कंप्लीट एफ एस ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो आपने अपने जो एक्सिस है उसको तो आपने चेंज कर दिया, ठीक है। तो जबकि माई DFT की आउटपुट हमेशा 0 से लेके 2 पाई तक आती है, ठीक है, और 0 से 2 पाई का मतलब है 0 से fs, ये दोनों एनालॉगस है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना स्पेक्ट्रम माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू देखना चाहते हैं, तो आपको अपने DFT के स्पेक्ट्रम को भी 0 से 2 पाई के बजाय माइनस पाई टू पाई लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। माइनस पाई टू पाई भी कंप्लीट कितना बनता है, 2 पाई बनता है। तो माइनस पाई टू पाई लाने के लिए एक मैटलैब के अंदर एक फंक्शन है FFT शिफ्ट के नाम से, ठीक है। FFT शिफ्ट के नाम से एक फंक्शन है, उसमें अगर आप कोई भी स्पेक्ट्रम दें तो वो आउटपुट पे उसी स्पेक्ट्रम को पाई शिफ्ट पीछे की तरफ दे देता है, ठीक है। मतलब अगर 0 से 2 पाई है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई, ठीक है। अब अगर आप जब प्लॉट करेंगे तो अब आपका एक्स क्या है, FFT शिफ्टेड है, मतलब वो माइनस पाई टू पाई या फिर माइनस एफ एस बाई टू टू एफ एस बाई टू है, ठीक है। और आपने एक्सिस जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है वो भी उसी लिहाज से सेट कर लिया। अब इसे चेक करते हैं, FFT शिफ्ट SHIFT आना था यहाँ पे, ठीक। तो FFT शिफ्ट लिखा मैंने, ये देखें जी, ये अब ज़रा बेहतर प्लॉट आ गया। देखिए दरम्यान में 0 है, आप इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, बात एक ही है, ठीक है। देखें दोनों तरफ सेम वैल्यूज ही आ रही हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी माइनस में नहीं होती, जस्ट फार्मूला को देख के ये चीज़ बनाई गई है। आप इसी साइड पे ही देखें, आपको वैलिड वैल्यूज नजर आएंगी। तो आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक 100 हर्ट्ज पड़ा हुआ है जिसका एम्पलीट्यूड 5 है, और एक 200 हर्ट्ज पड़ा हुआ है जिसका एम्पलीट्यूड 20 है, राइट। अब दूसरा ये है कि आप अगर DC कंपोनेंट इसमें ऐड करते हैं, फर्स्ट के मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, ठीक है, 10 ऐड कर दिया, और जब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको 0 पे भी एक पीक नज़र आएगी, ठीक है, 0 पे भी आपको एक पीक नज़र आएगी। अब आप ये कहेंगे कि जो 10 आपने ऐड किया, ठीक है, तो उसके अंदर 0 पे एक पीक जो नज़र आ रही है वो 20 की क्यों नज़र आ रही है। वो एक्चुअली ऐसा है कि जो 10 है, ठीक है, उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, जो 10 है वो असल में 2 दफ़ा काउंट हो रहा है, ठीक है, 2 दफ़ा काउंट हो रहा है, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी जब देखें ना, इधर प्लस है और इधर माइनस है, एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा -0 दोनों को इसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 20 आ रहा है, तो आप इसको खुद ही हाफ कर लीजिएगा जब भी देखेंगे ना। तो DC कंपोनेंट को जब भी देखें तो हाफ कर लें, या फिर अगर DC कंपोनेंट देखना है तो इस 2 की बजाय आप 1 कर दें, ठीक है। तो इस सूरत में आपको DC कंपोनेंट सही नज़र आएगा, राइट। तो ये देखें 10 ही है, अब सही नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 2 करते हैं तो आपको DC कंपोनेंट के अलावा बाकी सारे कंपोनेंट जो है ना वो सही आप विजुलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कि हम मैटलैब के अंदर ये विजुलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने सब प्लॉट 211 किया हुआ है, सब प्लॉट भी जो है ना एब्सोलूट भी आपको करके दिखा दिया है, एंगल भी आपको करके दिखा दिया है। अब ऐसा करते हैं कि ज़रा इनकी सेटिंग कर देते हैं। मैं एक्स लेबल इसको लगा लेता हूँ, एक्स लेबल के अंदर क्या आना चाहिए, बोल्ड फॉर्मेट में फॉन्ट साइज़ भी इसका कोई चेंज कर देते हैं ताकि विजुलाइज हो जाए। फॉन्ट साइज़ में हम मेंशन करते हैं 20, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे आने चाहिए वो है फ्रीक्वेंसी, और ये हर्ट्स में है, ठीक है। इसी तरह इसका वाई लेबल भी होना चाहिए। वाई लेबल में क्या आना चाहिए वो भी देख लेते हैं। वाई लेबल में फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैग्नीट्यूड आना चाहिए, क्योंकि हम ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है। और इसी तरह टाइटल भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, टाइटल। मैं यहाँ पे एक्स लेबल है और ये वाई लेबल है मेरा, और इसी तरह ये है टाइटल के अंदर टाइटल को कर देते हैं 30, और टाइटल में आने चाहिए मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यही चीज़ जो है ना वो एंगल वाले पार्ट में या फिर फेज वाले पार्ट में भी चली जाएगी। तो इसके एक्स एक्सिस पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और इसके वाई एक्सिस पे क्या होगा, फेज, और ये जो टाइटल होगा उसका क्या होगा, फेज स्पेक्ट्रम। ये देखें, इसका टाइटल हो गया फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। तो ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये फेज स्पेक्ट्रम है। अब ऐसा करते हैं कि इनके थोड़ी सी जो GCAs हैं वो देख लेते हैं। GCA
इक्वल टू AX। तो असल में मैं एक्सिस के जो फॉन्ट्स हैं वो चेंज करना चाह रहा हूँ। AX डॉट एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस डॉट फॉन्ट साइज। तो इसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, इसके फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 15। इसी तरह जो एक्स एक्सिस का जो फॉन्ट वेट है उसको हम बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर देते हैं कि आपको एक्स एक्सिस का फॉन्ट साइज 15 नज़र आएगा और फॉन्ट वेट जो है ना वो बोल्ड नज़र आएगा। यही काम हम वाई एक्सिस के साथ भी करते हैं। तो एक्स एक्सिस और ये वाई, और यही काम फिर बाद में हम जो ये तो मैंने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के साथ किया है, तो यही काम हम एंगल जो प्लॉट है उसके साथ भी कर लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये किस तरह दिखाई देता है। तो ये देखें जो अब हमारे जो एक्सिस हैं वो भी बोल्ड हो गए हैं और ये अब हमें सही तरह विजुलाइज हो रहा है। तो बेहतर ये है कि आप प्लॉट ना करें स्पेक्ट्रम को, आप स्टेम यूज़ कर लें। ठीक है, मैंने प्लॉट की बजाय यहाँ पे स्टेम यूज़ किया। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर आपके पास इनपुट सिग्नल दिया जाए तो आप उसका DFT कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।